हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल पर। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगला मैच बताने वाला हूं जो होने वाला है गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। तो यहाँ पर दोनों ही जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, काफी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको याद हो तो पैट कमिंस के लिए तो ये काफी यादगार ग्राउंड है। यहाँ पर ही इन्होंने जीता था विश्व कप का खिताब। 50 ओवर का आप लोगों को याद होगा, शुभमन गिल यहाँ पर जल्दी आउट हुए थे। तो ऐसे में पैट कमिंस, ये ग्राउंड एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी सुटेबल है, मैं तो सही कहूंगा ये बात। इस ग्राउंड पे कभी भी बीसीसीआई आगे मैच अगर कराए तो खेल की पट्टी जो होती है वो एकदम बैटिंग वाली बनवा दे। अगर इन फ्यूचर कभी सेमीफाइनल या फाइनल ऐसा कुछ होता है तो एक चीज ये ध्यान में रखना हो, क्योंकि ये ग्राउंड एकदम बढ़िया है। अगर आपको याद होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो एक मैच हुआ था इसी ग्राउंड पर, वहां पे भी मैंने कहा था कि भाई ये ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 280 रन भी बनाएगी तो चेस करने के लिए जो अपोजिशन रहेगी उसको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। खैर वो तो वर्ल्ड कप की बात है। तो ऐसे में सीधे सीधे आप ट्रेविस हेड जानते हैं, जिन्होंने शतक मारा था, तो वो ग्राउंड से काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। अगर पट्टी बदलती है, खेल की पट्टी थोड़ा सा बैटिंग साइड में आती है तो और भी अच्छा उनके लिए होगा। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स होंगे, क्लासेन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, जिनको ये ग्राउंड काफी पसंद होने वाला है। उसके पोजीशन में अगर मैं देखूं तो गिल को भी अपनी कसर को यहाँ पर पूरा करने का एक मौका होगा। आप देखेंगे कि वो कैसा खेलते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं और लेके चलता हूं इस ग्राउंड के रिलेटेड। इस ग्राउंड पे हुए जो मैचेस है सबसे पहले मैं वो आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, देखेंगे कि इन दोनों टीमों में जो मैचेस हुए हैं कैसे हुए हैं, किसने ज्यादा रन बनाए हैं, किसने ज्यादा विकेटें ली हैं। तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम चलते हैं अहमदाबाद। यहाँ पर देखते हैं जो आईपीएल के मैचेस हुए हैं, 29 मैचेस आप देख सकते हैं। अब ऐसे गुजरात टाइटंस के यहाँ पे काफी ज्यादा मैचेस हुए हैं। शुभमन गिल को आप देख सकते हैं, 700 रन बनाकर खेले हैं। जिनके रहाणे को ये ग्राउंड थोड़ा पसंद आया, 335 है। साई सुदर्शन 326, वृद्धिमान साहा 247, हार्दिक पांड्या 235। तो क्योंकि ये सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर ज्यादा मैचेस खेले हैं, जीते कितने हैं वो मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन रन्स यहाँ पर देख सकते हो, मोहित शर्मा, शामी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार का अभी तक का जो सफर रहा है, 2 मैचों में 0 विकेटें हैं। बट तीसरे मैचों में हो सकता है वो 4-5 विकेटें भी ले लें, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर उनके अच्छे विकेट हैं। ये बॉलिंग के लिए शुरू में थोड़ा सा मदद रहेगी इस पिच पर। अगर हालांकि पिच तो आजकल थोड़ी सी बैटिंग साइड ज्यादा बन रही है। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि सनराइजर हैदराबाद ने कितने रन बनाए थे। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर ऑलरेडी हैं, तो उम्मीद सनराइजर हैदराबाद के ऊपर है कि वो शायद अच्छा रन इस ग्राउंड पर बना के ले जाए। अब अगर मैं वही बात करूं तो राशिद खान ने यहाँ पर विकेटें ली हैं, उसके साथ साथ भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण तांबे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिक्सचर जो करेगा वो तो डेफिनेटली, क्योंकि पैट कमिंस भी काफी अच्छे मिक्सर बॉलिंग करते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके साथ साथ मोहित शर्मा तो है ही यहाँ पर। शामी नहीं खेल रहे, नहीं तो शामी भी एक अच्छे बॉलर यहाँ पर पिक हो सकते थे। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको रन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 150 से 200 हर जगह मोस्टली वही रन बनते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा भी 6 बार बने हैं। अगर 30 मैचों में ही 6 बार बने तो 20% रन यहाँ पर बनते हैं। और चेज फिर नहीं होता वो, क्योंकि एक बार ही आपको दिख रहा है 200 से ज्यादा बना हुआ है। तो चेज और बैटिंग फर्स्ट आप देखोगे तो 14-14 मुकाबले हैं। एक मैच मेरे ख्याल से ड्रॉ हुआ था। तो 28 मैचों में ये है 14-14 मैचेस। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 233 है, लोएस्ट 102 है। अब मैं यहाँ पर अगर एवरेज स्कोर की बात कर लूँ तो 171 रन होता है, 156 सेकेंड इनिंग में होता है। बट दोनों आंकड़े सेम हैं, 14-14 मैचेस हैं। तो बैटिंग बॉलिंग अगर 200 से ज्यादा रन बन जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा चेस करना। वो जिस तरीके से हैदराबाद बैटिंग कर रही है तो उसका तो क्या ही कहना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि किस टीम ने कितने मैचेस जीते हैं, तो राजस्थान रॉयल के यहाँ पे काफी मैचेस विन है। फिर गुजरात है, डेफिनेटली गुजरात में ज्यादा मैचेस खेले, बट शायद इस ग्राउंड पे उन्हें उतना रास नहीं आया है। 9 है राजस्थान, 7 है गुजरात, फिर दिल्ली कैपिटल है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ पे से दिख तो नहीं रहा कि हैदराबाद का हालांकि एक मैच जीता हुआ है ऑलरेडी। तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी मैं अब कहूंगा कि हैदराबाद की तरफ है, हैदराबाद का मोमेंटम अच्छा है। तो ऐसे में अगर एक टीम में बना के बताऊं कि भाई क्या टीम अच्छा खेल सकती है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि और से क्या प्लेयर्स आप पिक कर सकते हो, किस प्लेयर को मैंने इग्नोर किया है, क्यों किया है। तो जो प्लेयर यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे मैंने पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की बात करूंगा कि इन इस
थोड़ा सा इनका मोराल होता है वो हाई रहेगा इस ग्राउंड पे। क्लासेन तो अच्छा मैच दोनों ही खेल के आए हैं, तो क्लासेन की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब भुवनेश्वर कुमार के यहाँ पे 2 या 3 मैचों में 9 विकेटें हैं, तो उस हिसाब से इस ग्राउंड पे मुझे ऐसा लगता है भुवनेश्वर विकेट ले सकते हैं। हालांकि संपूर्ण बल्लेबाजी की अगर पिच बनती है तो अलग बात होती है, फिर यहाँ से आप बॉलर कट कर सकते हैं। और पिच रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, इसमें थोड़ा सा स्विंग शुरू में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वृद्धिमान शाह को नहीं लिया है, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ कि शायद भुवनेश्वर कुमार शुरू में बॉलिंग करे और विकेट लेके जाए। अगर नटराजन को कल खिलाते हैं, अगर समझिए ऐसा होता है कि शायद भुवनेश्वर को 2 मैचों में अच्छा रन मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं किया, तो हो सकता है नटराजन को ले गया, तो आप यहाँ से नटराजन को पिक कर सकते हो। मोहित शर्मा ऑलरेडी यहाँ पर बॉलिंग अच्छी की है, राशिद खान मौका मिलेगा तो बैटिंग भी करते हैं। उमर जाई पहली दूसरी ओवर लेके आएंगे, अगर स्विंग यहाँ पर बनती है तो मैंने जैसे कहा पैट कमिंस जैसे विकेट लेके जा सकते हैं, तो उमर जाई को भी विकेट मिलने के चांसेस हैं। बाकी मयंक अग्रवाल पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस ग्राउंड पर अच्छा रन बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप मयंक अग्रवाल और गिल दोनों को हटा सकते हो और उसकी जगह पे आप मिडिल ऑर्डर में जो बैटर आते हो लाइक मिलर को ले सकते हो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की तरफ से। और अगर हैदराबाद की तरफ से लेना चाहो तो अभिषेक शर्मा को ले सकते हो। तो ये टीम एक दोस्तों आप अपनी पिक कर सकते हो। और जैसा मैं कहता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है, इम्पैक्ट प्लेयर आपको तो पता ही चल गया होगा, सेकेंड इनिंग वाले मोस्टली ज़्यादातर चूज करते हैं। अब सेकेंड इनिंग में अगर हैदराबाद बैटिंग करने आती है तो आपको देखना होगा कि वो बैटर जो 2-3 विकेट में आ पाए, हालांकि इनके पास इतनी अच्छी लाइनअप है तो शायद कोई बैटर ऐसा हो जो 4-5 विकेट के बाद ही ले, तो इनका इम्पैक्ट प्लेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट हाँ, साई सुदर्शन मोस्टली इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे अगर सेकंड बैटिंग गुजरात टाइटंस करती है, तो इनको आप हमेशा ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मैं देखता हूँ 30 से 40 रन हमेशा बनाते हैं, तो एक अच्छा रन होता है इम्पैक्ट प्लेयर के लिए। अगर 40 रन बनाता है तो अच्छे पॉइंट्स देकर जाता है। तो ये तो रही दोस्तों आपको ग्राउंड की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि इनके जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उसमें कैसा रहा है, क्या अहमदाबाद में कोई मुकाबले हुए हैं। तो अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की बात करूं तो एक मैच, माफ करना, दिल्ली कैपिटल नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की बात हो रही है। दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, तो एक ही मैच हुआ है। अगर बात करूँ तो शुभमन गिल का शतक था, वैसे क्लासन के 64 थे, सुदर्शन के 47, और गुजरात टाइटंस ने मैच जीता था। भुवनेश्वर कुमार का 27 रन उन्होंने भी बनाए थे। भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेटें ली थी, ठीक है, बाद में ली होगी, ऐसा हो सकता है कि शुरू में 1-2 विकेट लिए और बाद में 2-3 विकेट आके लिए, बट देखिए पॉइंट्स आपको मतलब है, आपको यहाँ पे तो हम परफॉर्मेंस देखते नहीं, हम तो सोचते हैं हमारा प्लेयर जिधर खेल रहा है विकेट लेके जाए, पॉइंट्स देकर जाए। तो उस हिसाब से मोहित शर्मा के 4 विकेटें हैं। उमर जाई नहीं थे पहले, तो 1 विकेट नटराजन, 1 विकेट यानसेन के हैं। तो ये कुछ एक एक विकेट मोस्टली आप देखोगे तो सारे पेसर्स ही हैं, स्पिनर को यहाँ पर विकेट उतनी मिली नहीं है। आपने इवन वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा होगा तो जैम्पा ने हालांकि 1-2 विकेट ली थी, बट अपनी भारत की तरफ से स्पिनर्स ने विकेट नहीं ली थी, शामी और बुमराह ने ही कुछ विकेटें चटकाई थी। तो मोस्टली आप ट्राई कर सकते हो भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, फिर उसके बाद मोहित शर्मा, नटराजन अगर खेलते हैं तो ऐसे बॉलर्स को आप यहाँ पर ले सकते हो। और बैटिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये तो एक ही मैच है। खैर मैं अहमदाबाद ग्राउंड छोड़ता हूँ, ओवरऑल देखता हूँ कि इनके बीच में जो मैचेस हुए 3 ही मैचेस हुए, क्योंकि गुजरात टाइटंस अभी नई टीम है। तो आप इसमें देख सकते हो कि 2 मैचेस गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, एक हैदराबाद ने यहाँ पर जीता है। गिल के एक शतक होने के बावजूद सिर्फ 130 रन है, तो थोड़ा सा फंस भी सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार के 3 में 7 विकेटें हैं, उमरान मलिक के 2 में 6 है। तो मानिए अगर हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करती है तो उमरान मलिक को हो सकता है एज अ इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट लेकर आए, तो उनको आप ले सकते हो। और यहाँ पर अगर अभिषेक शर्मा की बात करूँ तो 37 की औसत है, मार्करम 26 से खेले हैं, शाह की 34 की औसत है। आपस में जब हेड टू हेड खेले हैं तो अच्छा रन बनाया है, हालांकि उस ग्राउंड पे उतने रन नहीं है, बट जैसा मैंने कहा कि हेड टू हेड में इनके अच्छे रन हैं। क्लासेन का एक ही मैच है, 64 रन है। विलियमसन अगर खेलते हैं, हालांकि नहीं खेलेंगे क्योंकि ऑलरेडी बैटर्स तो इनके पास ठीक ठाक है, बॉलिंग की थोड़ी सी कमी मुझे इस साल लग रही है। साई सुदर्शन 29 का औसत है, तो जैसा मैंने कहा 30-40 रन बनाते हैं, उनको डेफिनेटली आप रख सकते हो। टेवतिया के 16 है। बॉलिंग की साइड थोड़ा सा हूँ तो मोहित शर्मा के 4 विकेट है, नटराजन के 3 में 3 है, और उसके बाद तेवतिया के एक ही है। तो बॉलिंग तो ठीक है, मतलब
शुरू के आप जैसे बॉलर कहा मैंने, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, नटराजन खेलते हैं, उमरान मलिक खेलते हैं, मोहित शर्मा को ले सकते हैं आप। और बैटिंग की बात करो तो आपने ऊपर से ये प्लेयर्स देखे ही हैं जो भी इनके औसत हैं। तो ये थोड़ा सा हेड टू हेड में, हालांकि मैचेस ज़्यादा नहीं हुए हैं। अब अगर मैं इन दोनों के आपस के मैचेस दिखा दूं, जो मैचेस हुए, रन कैसे बने हैं, तो आप देख सकते हो शुभमन गिल, विलियमसन और उमरान मलिक को मैन ऑफ द मैच मिला हुआ है। गुजरात टाइट अगर रन आप देखो तो 195, 188, 162 आप देख सकते हो, यहाँ पर 199। तो चेज करते वक्त एक बार 195 भी चेज हो गया है, इस ग्राउंड पे नहीं हुआ है, बट इनके जब हेड टू हेड मैचेस में है, तो ये तीन ही मैचेस हुए हैं, उसका ये लेखा जोखा है दोस्तों कि भाई कितने रन बनाए थे और किसको मैन ऑफ द मैच मिला था, कितने विकेट से जीते थे या फिर कितने रन से जीते थे। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको और दिखा दूं कि भाई, तो देखिए पावर प्ले में गुजरात टाइटंस काफ़ी रन बनाती है, तो शाह और 67 रन दिखा सकते हो हैदराबाद के साथ। पर हैदराबाद की भी इस बार बैटिंग थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये 53 से काफ़ी ज़्यादा रन भी बन सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर शुरू में बॉल थोड़ा सा फंसती है तो आप शाह को हटा सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस को रख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में वो बॉलिंग करेंगे, या फिर यानसेन अगर खेलते हैं या नटराजन खेलते हैं तो उनमें से भी किसी को रख सकते हैं आप। बीच के ओवरों में अच्छे लगभग सेम रन है, हैदराबाद के थोड़े ज़्यादा हैं और लास्ट में तो दोनों के लगभग समान है। अब विकेटों की बात करूं तो देखिए गुजरात टाइटंस के कम विकेट जाते हैं, बट हैदराबाद के 3 विकेट दिख रहे हैं, क्योंकि तब शामी थे बॉलर, आज इस बार शामी नहीं है, तो ये 3 का हो सकता है 1 हो या 2 हो, बट उससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद 7 से 15 ओवर में की बात करूँ तो गुजरात के ज़्यादा विकेट जाते हैं, 16 से 20 में भी, वेरएज हैदराबाद का उल्टा है, उनका शुरू में विकेट नहीं जाता। तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस के पास विकेट टेकर पावर प्ले में बॉलर था, इसके लिए ज़्यादा विकेट ली थी, बट अब बॉलर वो है नहीं शामी, तो हो सकता है ये नज़ारा थोड़ा सा उल्टा दिखे। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि भाई कौन सा बैटर थोड़ा हावी रहा है, तो मैं अगर थोड़ा सा पहले गुजरात टाइटंस की बात कर लूँ, शुभमन गिल की बात कर लूँ, तो देखिए शुभमन गिल ने टोटल रन बनाया है 130 और 3 बार आउट हुए हैं। अगर आप देखोगे तो आउट भी हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो भुवनेश्वर कुमार ने 1 बार आउट किया है, 13 गेंदें डाली हैं, 14 रन पावर प्ले में खाया है। 1 बार आउट किया है इनको, देखिए भुवनेश्वर कुमार ने इनको 2 बार आउट किया है। तो इससे थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार पे ये थोड़ा फंसते हैं, तो हो सकता है शुरू में आउट भी हो जाए, बट एक शतक भी है इनका, तो दोनों तरफ से दो धारी तलवार है। अगर आप भुवनेश्वर कुमार को रखते हैं तो गिल और शाह को हटा सकते हैं। मैं शाह की बात कर लूँ, नहीं तो ये दोनों पावर प्लेयर में काफ़ी अच्छा रन भी बना सकते हैं। शाह की भी बात करूँ तो अगर आप देखोगे तो भुवनेश्वर कुमार ने 1 बार आउट किया ही हुआ है, 10 बॉल में 10 रन, तो दोनों ही बैटर को आउट किया है भुवनेश्वर कुमार ने। बाकी 68 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं, तो ऐसे देखोगे तो लगेगा कि हाँ अच्छे बैटर हैं, अच्छा रन इन्होंने बनाया हुआ है। साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं तो 58 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं, और आउट किसने किया, नटराजन यानसन। तो लेफ्ट हैंडर अगर बॉलिंग करता है यानसन, नटराजन को रखते हैं, तो आप सोच सकते हो कि शायद इनका विकेट ले सकते हैं, क्योंकि अगर यानसन की देखो 16 गेंदों में 11 रन है पावर प्ले में, मतलब काफ़ी, यानसन काफ़ी हावी रहे हैं। और नटराजन की भी मैं बात करूं तो उतने बॉल्स भी नहीं खेले हैं, 7-8 बॉल खेले हैं, 10-11 रन बनाया हुआ है। तो ये तो साई सुदर्शन की बात हो गई। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मिलर की, क्योंकि मिलर भी काफ़ी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, पर उनका रन उतना नहीं है, 36 रन बनाए, 3 बार आउट हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आउट भी किया है यानसेन, नटराजन, मलिक। तो यानसेन और नटराजन अगर खेलते हैं तो एक अच्छे साबित हो सकते हैं, अच्छे प्लेयर ड्रीम टीम के लिए। तो इन दोनों को आप बॉलर को रख सकते हो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट में। इसके बाद थोड़ा सा और मैं अगर नीचे जाऊं, बाकी तो ठीक है, क्योंकि टॉप के 4-5 बैटर यही हैं और इनसे ही रनों की उम्मीद होती है, अगर ये नहीं चलेंगे तो बाद में कोई भी नहीं चल सकता। अब वही मैं सनराइजर हैदराबाद की की बात कर लूँ, तो अभी तो अभिषेक शर्मा की जैसे बात कर लेता हूँ, तो देखिए राशिद खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हुए हैं, 112 रन बनाए, 3 बार आउट हुए हैं, लेकिन राशिद खान को देखिए काफ़ी पिटाई की है, 15 बॉलों में 35 रन, हालांकि आउट हुए हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो शामी 18 बॉल में सिर्फ 7 रन बनाया है पावर प्ले में, तो शामी तो है नहीं, तो फिर इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा का बल्ला चल भी सकता है अगर पावर प्ले में खेलते हैं तो। दूसरा मैं अगर देखना चाहूँ कि अ, मयंक अग्रवाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड तो अभी नए आए हैं, तो अग्रवाल की भी मैचेस नहीं है उतना, है ना, तो मयंक अग्रवाल भी नहीं है। ट्रेविस हेड की भी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मैचेस नहीं खेले हैं अभी तक, बट पिछले मैच में अच्छा खेला था उन्होंने, गुजरात टाइटन से पहला मैच होगा, तो कुछ भी हो सकता है।
विकेट टू विकेट अगर उनको बॉलिंग होगी शुरू में तो शायद आउट भी हो जाए, लेकिन देखते हैं। वैसे मैं बात करूंगा फिर अभिषेक शर्मा, क्लासन की बात कर लेते हैं। तो क्लासन को अगर बैटिंग मिलती है तो अगर आप देखोगे 64 रन एक बार आउट हुए हैं। मोहम्मद शामी, शामी तो है नहीं, तो काफ़ी अच्छी पिटाई भी हो सकती है, लोगों की पिटाई अच्छी कर सकते हैं ये। मार्करम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि बाकी के दो प्लेयर नए हैं। मार्कर की बात करूँ तो 78 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं। आउट होने की अगर मैं बात करूँ तो शामी और दयाल, जो कि दोनों ही नहीं है। और रन तो उन्होंने देखिए अगर देखोगे तो रन काफ़ी बनाया है। राशिद खान पे भी देखोगे तो 7 में 9 है। उसके बाद तो ज़्यादा नहीं, 9 गेंदे खेले हैं, 11 रन बनाए हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है, बट ठीक है। गुजरात टाइटंस के अगर मैं बॉलर की बात कर लेता हूँ, बॉलर्स की बात कर देता हूँ तो शामी के पास ही ऑफकोर्स ज़्यादा विकेट थे। फिर मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा डेथ ओवर में डालते हैं मोस्टली, तो इन्हें आप 16 से 20 के बीच में ज़्यादा वैसे 6 बॉल दिखती है। 6 बॉलों में 11 रन, 1 विकेट है। पावर प्ले में भी फिलहाल बॉलिंग की है, 6 बॉलों में 5 रन, तो काफ़ी अच्छा पावर प्ले में किया। अगर मोहित शर्मा पावर प्ले में डालते हैं तो आपके ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा फंसा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि बॉलर्स हार्दिक पांड्या नहीं है, चले गए हैं, मोहम्मद शामी नहीं है, तो थोड़ा सा कमजोर दिख रही है। पर जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, नेरा लड़वा रहे हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अब वही मैं अगर बात करूं आपस में जब इनकी मैच होती है तो उमरान मलिक देखिए 65 रन देकर 6 विकेटें ली हैं। हालांकि ये 2 मैचेस खेले होंगे कम से कम, तो अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगर इनको पावर प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर लेके आते हैं तो डेफिनेटली इनको आप ले सकते हैं। वैसे मैं भुवनेश्वर कुमार की बात करूं तो जैसा मैंने कहा, गिल और शाह के ऊपर थोड़ा सा हावी पड़ते हैं। 100 रन देकर 8 विकेट, लगभग 103 रन देकर 8 विकेट लिए हैं। आप देखोगे तो पावर प्ले में 2 विकेटें ली हैं, लेकिन डेथ ओवर में ज़्यादा विकेटें ली हैं। तो आपको जैसे मैंने कहा पॉइंट से मतलब होता है, तो पॉइंट ये दिला सकते हैं। और पावर प्ले में 2 विकेटें हैं इनके पास, एक बार गिल को आउट किया हुआ है। दूसरी मैं जैसे नटराजर और यानसेन की बात करता हूँ, अगर यानसेन को खिलाते हैं तो 2 विकेटें हैं यानसेन की, हालांकि रन काफ़ी दिए हुए हैं, बट 2 विकेटें हैं इनके पास। और वही मैं नटराजन की भी बात करूं तो नटराजन ने भी रन 111 दिए और 4 विकेटें हैं। और अगर आप देखोगे तो डेथ ओवर में भी इनको ही विकेट मिली है, तो डेथ ओवर में इनको विकेट मिल जाती है क्योंकि मारने के चक्कर में बैटर आउट हो जाते हैं, तो पॉइंट्स तो आपको जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये एक इस बेसिस पे अगर जो भी परफॉर्मेंस मैंने दिखाया उस बेसिस पे अगर एक टीम प्लान करे कि भाई हेड टू हेड के जो मैचेस हुए हैं या जो परफॉर्मेंस आई है उसके हिसाब से एक टीम आप बना सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार को मैं रखूंगा, उमर जाई, मार्करम, राशिद खान, मोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, ट्राविस हेड, शुभमन गिल का शतक है एक, क्लासेन और उदीमान शाह के भी 34 का औसत है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि पैट कमिंस अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको दिखाया कि मिलर की भी थोड़े रन्स है यहाँ पे। तो ये दोनों बैटर, मतलब पैट कमिंस ऑलराउंडर भी मैं कह सकता हूँ इनको, और मिलर प्रॉपर बैटर खेल सकते हैं। बट ये सोच रहा हूँ कि अगर गिल अच्छा खेल जाते हैं, शाह भी 34-35 रन बनाते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा, मिलर के ऊपर ज़्यादा आएगा नहीं। और साई सुदर्शन ऑलरेडी जिस हिसाब से 30-40 रन बना रहे हैं, तो मिलर के ऊपर हो सकता है डेथ ओवर में 5-10 बॉल, 15 बॉल मिले। अब उतने में 30-35 रन बना सकते हैं, लेकिन ना भी बना सकते क्योंकि 10 की 10, 15 की 15 बॉल ना खेल पाए। तो इसके लिए दोस्तों इनको निगलेक्ट किया है। अदरवाइज एक प्रॉपर टीम हो सकती है। अब जैसा मैंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार अगर शुरू में आउट कर देते हैं गिल या शाह को, तो इनको आप इन दोनों में से एक प्लेयर हटा के आप किसी मिडिल ऑर्डर लाइक मिलर को भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि, और आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से अगर भुवनेश्वर विकेट लेते हैं चाहे डेथ में या पहले, हो सकता है पहले ना भी ले, डेथ में आके ले 2 विकेट, तो पॉइंट्स तो बनाएंगे, बट आपके टॉप के 2 प्लेयर्स खेल के जाएंगे। तो ये भी एक आप थिंकिंग रख सकते हो अपने दिमाग में। तो इस तरीके से दोस्तों आप टीम बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर आपको लगता है कुछ और सजेशन देना है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लगती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई टीम अच्छी लगती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर जो दोस्तों नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।